दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जब फ्रांस हार गया था, तब एक छोटे से तटीय शहर में एना नाम की एक लड़की और उसके दादाजी एक साथ रहते थे। हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी शांति से कट रही थी। लेकिन एक दुश्मन अफसर के आने से ये शांति छिन गई। उस अफसर ने एना को एक कमरा खाली करने का हुक्म दिया ताकि नए अफसर के रहने का इंतजाम हो सके। जवान एना आने वाले खतरे और बुरी बातों के बारे में सोचकर डर गई थी, जिस वजह से उसे उस आने वाले अफसर से बहुत नफरत हो रही थी। लेकिन युद्ध हारने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। दुश्मन ने रहने के लिए एना के माता पिता का ही कमरा चुना। एना के माता पिता की मौत इसी खौफनाक युद्ध में हुई थी। कई सालों से उसने उस कमरे को बहुत सहज कर रखा था, लेकिन अब उसके माता पिता की आखिरी निशानी को भी रौंदा जाने वाला था। इस बात से एना के मन में उस दुश्मन अफसर के लिए बहुत गुस्सा भर गया, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते वो कुछ नहीं कर सकती थी। फ्रांस की सर्दियां बहुत उदास और ठंडी थी। आग के पास बैठकर भी ठंड से बचना मुश्किल हो रहा था। रात के खाने के बाद एना हमेशा की तरह बाग की धुन बजाने लगी। संगीत के सुर पूरे कमरे में किसी झरने की तरह बह रहे थे, जलती हुई आग की लपटें भी जैसे। इस खूबसूरत संगीत में मगन हो गई थी, लेकिन दादा और पोती को भनक तक नहीं थी कि एक मिलिट्री गाड़ी धीरे धीरे उनके घर की तरफ आ रही है। शायद वो धुन इतनी प्यारी थी कि उस अफसर ने भी खुद ब खुद अपने कदम धीमे कर लिए। वो दरवाजे पर रुक गया और इस जादुई संगीत को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपनी सांस रोकी और बहुत ही आराम से दरवाजा खोला। उसे डर था कि कहीं उसके आने से ये शांति भंग न हो जाए, लेकिन जैसे ही वर्नर कमरे में दाखिल हुआ, वो खूबसूरत संगीत अचानक रुक गया। एना एकदम से चौंक गई और उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा अब अफसर कोई सजा देगा, लेकिन वो अफसर उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो कोई क्रूर इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत और शरीफ आदमी था। उसने बहुत ही अच्छी फ्रेंच भाषा में बिना बताए आने के लिए माफी मांगी। उसकी बातों में बहुत सच्चाई और सम्मान था। उसने बताया कि उसे अपने सीनियर्स का हुक्म मानना पड़ रहा है और यहाँ रहना उसकी मजबूरी है, वरना वो उन्हें कभी परेशान नहीं करता। अफसर की इन बातों और माफी का दोनों दादा पोती ने कोई जवाब नहीं दिया और वो एकदम चुप रहे। कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था और वो अफसर भी उनके इस खामोश विरोध को बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एना के माता पिता का कमरा देखने के बाद वर्नर को वो बहुत पसंद आया। उसने एना को दिल से शुक्रिया कहने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसका शुक्रिया कबूल नहीं किया। वो जोर से दरवाजा पटक कर वहां से चली गई और पीछे बस एक गहरी खामोशी रह गई। भले ही एना का बर्ताव बहुत रूखा था, लेकिन वर्नर को इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने दोनों की इस नफरत का जरा भी बुरा नहीं माना। वो हर दिन अदब से उन्हें नमस्ते करता, सुबह जाते वक्त बाय कहता और रात को गुड नाइट। जब भी उसे फुर्सत मिलती तो वो उसे अपने घर में पनाह देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता। लेकिन जब भी वर्नर बात करता, उसकी नजरें बार बार एना पर ही जाकर टिक जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और उलझन होती थी, लेकिन साथ ही एक साफ और चमकती हुई रोशनी भी दिखती थी और उसकी खुशी बस उसके चेहरे की एक हल्की सी मुस्कान से ही छलक जाती थी। लेकिन वर्नर चाहे कितने भी अच्छे से क्यों न बात करे, दादा और पोती ने उसे कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। जब वर्नर ऊपर चला गया तो दादाजी ने उसके जाने की तसल्ली की और अपनी पोती से बाग की कोई धुन बजाने को कहा ताकि इस उदासी भरे माहौल को थोड़ा हल्का किया जा सके। लेकिन एना ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसने बहुत ही सख्त और साफ लहजे में कहा कि बाग, मोजार्ट और बीथोवेन सभी जर्मन थे। जब तक वर्नर यहाँ है वो पियानो बिल्कुल नहीं बजाएगी। अगले दिन जब वर्नर घर पर नहीं था, तब एना बाजार से कुछ सामान लेने गई, लेकिन वापस आते वक्त उसने देखा कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है। मजबूरी में उसे पैदल ही घर लौटना पड़ा। इतने लंबे रास्ते की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए और खून निकलने लगा। दर्द और थकान से हारकर उसे वहीं सड़क पर आराम करने के लिए बैठना पड़ा। तभी इत्तेफाक से वर्नर वहां से गुजरा। उसने बहुत ही प्यार से एना से पूछा और चाहा कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए। शायद पैरों के उस भयानक दर्द ने उसे कुछ पल के लिए अपनी नफरत और जिद्द भुलाने पर मजबूर कर दिया। एना ने कुछ देर सोचा, अपना सामान उठाया और वर्नर की तरफ चल दी। वर्नर ने मुस्कुराते हुए इस इज्जतदार महिला का स्वागत करने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन एना गाड़ी को अनदेखा करते हुए सीधे आगे बढ़ गई। गुरूर और स्वाभिमान पर सिर्फ जीतने वालों का ही हक नहीं होता, हारने वालों के पास भी अपनी एक जिद और कभी न झुकने वाला सम्मान होता है। वर्नर चुपचाप एना के पीछे चलने लगा और उसने एना के चेहरे पर उस बेरुखी को साफ महसूस किया। ये देखकर कि एना अपनी जिद पर अड़ी है और गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठेगी, उसने अपने आदमियों को वहां से जाने का इशारा किया। रात को वर्नर सादे कपड़े पहनकर नीचे आया। दादा और पोती हमेशा की तरह एकदम खामोश थे। उन्होंने वर्नर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद वर्नर ने इस खामोशी को उनकी हाँ समझ लिया था, इसलिए वो आग के पास बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। उसने बताया कि उसके माता पिता भी युद्ध में मारे गए थे। हालांकि उसे युद्ध से नफरत है, लेकिन अपने परिवार की परंपरा की वजह से उसे ये वर्दी पहननी पड़ी। फिर उसने बताया कि वह एक संगीतकार भी है और वो संगीत और बाग के बारे में बातें करने लगा। उसकी इन गहरी बातों को सुनकर बस यही लगा कि वो कला और जिंदगी से बेइंतहा प्यार करने वाला एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसका युद्ध से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। बात करते वक्त वर्नर की नजरें एना से एक पल के लिए भी नहीं हटी। शुरू में जो आंखें चमक रही थी वो धीरे धीरे उदास हो गई। शायद अगर दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी न होती तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे। वर्नर की इतनी लंबी बातें सुनकर एना के मन में भी एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ये एहसास बहुत अजीब और न बता पाने वाला था, लेकिन अनजाने में ही दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। इस पूरी फिल्म की कहानी में एना और वर्नर के सीन्स में मुश्किल से ही कोई डायलॉग है, लेकिन उन दोनों के बीच के जज्बातों को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं इस फिल्म की कहानी तैयार कर रहा था तो मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं इसके सबटाइटल्स नहीं मिले। लेकिन इस फिल्म में इतनी छोटी छोटी बातें छिपी है कि उन्हें सही से समझने के लिए एक अच्छी क्वालिटी वाली स्ट्रीमिंग साइट का होना बहुत जरूरी है। खुशकिस्मती से मुफ्त वाली नेटिस पॉपकॉर्न ऐप
सबटाइटल्स बना सकती है, खुद ब खुद ट्रांसलेट कर सकती है और इसमें दिमाग खराब करने वाले कोई विज्ञापन भी नहीं है। इसके अलावा ये आपके सभी क्लाउड स्टोरेज को आसानी से पहचान कर उन्हें सेट कर देती है, जिससे आप अपनी खुद की एक बेहतरीन मूवी लाइब्रेरी बना सकते हैं। और इसमें डाउनलोड करने का बहुत ही कमाल का फीचर है। जब आपको कोई अच्छी फिल्म मिले लेकिन आपके पास उसे पूरा देखने का समय न हो, तो बस एक क्लिक में आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। छुट्टियों में सफर करते वक्त आपको खराब इंटरनेट या वीडियो रुकने की कोई फिक्र नहीं होगी। नेटईज पॉपकॉर्न डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। इसके शानदार एक्सपीरियंस ने मुझे फिल्म देखते हुए इसमें और भी कई बारीकियों को समझने में मदद की। अगले दिन एना ने अचानक पड़ोस के एक बच्चे को गिरते हुए देखा। तभी वर्नर तुरंत भागकर वहां पहुंचा और उस बच्चे को बहुत प्यार से उठाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये देखकर एना को एक बार फिर से वर्नर की अच्छाई का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो सच में युद्ध से नफरत करता है और दिल का बहुत साफ है। एना तुरंत भागकर पड़ोस के बच्चे के पास गई और उससे पूछा कि वर्नर ने उससे क्या कहा था। उसकी उस बात ने एना के दिल को छू लिया। वो वर्नर के अंदर छिपे इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। रात होने पर भी एना को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में जैसे कोई आस जगी हुई थी, मानो वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। जब उसके दादाजी को गहरी नींद आने लगी तो उसने अपनी कसम तोड़ने का भी फैसला कर लिया और इस खास पल को रोकने के लिए वो पियानो बजाने को तैयार हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई। एना की धड़कनें तेज हो गई। वो घबराहट में सीधी होकर बैठ गई। पियानो बजाने का उसका इरादा भी कुछ देर के लिए रुक गया। इस पल वो बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी और उसे इंतजार भी था। वर्नर धीरे धीरे उस गर्म आग की तरफ बढ़ा और फिर से अपनी बातें कहने लगा। उसने पास के उस खूबसूरत समंदर के बारे में बताया जो आसमान जितना ही प्यारा और मन को खुश कर देने वाला था। और वह समंदर से इतना प्यार इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत शांत था। उसकी शांति सिर्फ बाहर से दिखने वाली हल्की लहरों में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में छिपे तूफान में भी थी, जो बहुत ही रहस्यमयी और न समझ आने वाला है। जब वह ये सब बता रहा था तो उसकी नजरें अनजाने में फिर से एना की तरफ चली गई। एना की उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का एक ऐसा बवंडर उठ रहा था जैसे कोई सुनामी आ गई हो। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ एक बुजुर्ग का साथ मिला। मेरी दुआ है कि आपकी ये रात बहुत अच्छी गुजरे। वर्नर के जाने के बाद एना ने जैसे राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसके चेहरे पर डर, कश्मकश और बेचैनी साफ दिख रही थी। अपनी उन दबी हुई भावनाओं को काबू करने में वो बहुत परेशान हो रही थी। उस दिन के बाद से एना ने भी खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब भी रात होती उसके मन में एक अजीब सी आस जगने लगती। वो लड़की अब चोरी छिपे उसे देखने लगी थी। उसकी उस हरी वर्दी के अंदर एक बहुत ही बहादुर और मजबूत शरीर था। उसकी स्लेटी रंग की टोपी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा झलकता था। वक्त गुजरने के साथ उस लड़की की नजरों में जो पहले नफरत थी वो अब प्यार में बदलने लगी थी। पहले जो पक्की दुश्मनी थी वो अब एक खूबसूरत एहसास में बदल गई थी। क्रिसमस के दिन उसने अपनी माँ की सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी और अपने दादाजी के साथ बैठकर एक प्यारा सा डिनर करने लगी। तभी वर्नर ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया, जिससे वो शांति अचानक भंग हो गई। एना ने घबराकर अपनी नैपकिन कसकर पकड़ ली, लेकिन जब उसे पता चला कि वर्नर सिर्फ कपड़े बदलने आया है और तुरंत चला जाएगा, तो एना ने अनजाने में अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके दिल का हाल उसके चेहरे से ही साफ झलक रहा था। वो डगमगाता हुआ प्यार समंदर की लहरों पर तैरती हुई किसी चीज की तरह था, जो कभी लहरों के साथ दूर चला जाता और कभी अंदरूनी बहाव से वापस उसी जगह आ जाता। इस छोटी सी मुलाकात में उन दोनों के जज्बात समंदर के उस बहाव की तरह एक दूसरे से टकराए और फिर अलग हो गए। इत्तेफाक से दादाजी को उनके एक दोस्त ने प्रार्थना के लिए बुला लिया था और घर में सिर्फ एना और वर्नर अकेले थे। जब वो उस छोटे से कमरे में एक दूसरे के सामने आए, फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी हिम्मत सिर्फ कुर्सी के पिछले हिस्से को छूने की ही हुई। उसे डर था कि कहीं ये नाजुक सा संतुलन टूट न जाए। फिर वो पियानो के पास गया और उसका कवर उठाया। उसने कहा कि उसे भी बाग का संगीत बहुत पसंद है और फिर वो धीरे से बैठ गया। एना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। अचानक संगीत की धुन तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और उसमें खो गया। संगीत के सुर इतने तेज और बेचैन लग रहे थे जैसे तूफान आ गया हो। जज्बात किसी बाढ़ की तरह उमड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एकदम साफ और पवित्र थे, किसी नदी की तरह जो समंदर में मिलकर शांत हो जाती है। संगीत की ताकत सीधे उनके दिलों को छू रही थी, जिससे उन दोनों के बीच की दीवारें गिरने लगी। वो खामोशी की सख्त बर्फ उस संगीत की गर्माहट से धीरे धीरे पिघलकर एक शांत समंदर में बदल रही थी। वियना ने सोफे पर बैठी एना की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई और वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी नजरें एना के सुनहरे बालों और गोरी त्वचा पर टिक गई। उसका हाथ जज्बातों में बहकर अपने आप ही आगे बढ़ गया। एना अभी भी खामोश थी, लेकिन आखिर में उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो हिचकिचाया। उसे भी डर था कि कहीं ये शांति भंग न हो जाए। वियना मुड़ा और जल्दी से वहां से चला गया। बस जाते जाते उसने मेरी क्रिसमस कहा। उसके जाने के बाद एना न जाने कैसे उसके कमरे में पहुंच गई। उसने धीरे से उसके स्कार्फ को छुआ और उसकी खुशबू महसूस की। फिर उसने बिना सोचे समझे चुपके से उसकी चिट्ठियां खोली ताकि वो उसके बारे में और जान सके। आखिर में उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और गहरी सांस लेकर उसकी महक को महसूस करने लगी। लेकिन एना का दिल बहुत उलझन में था। एक तरफ देश की दुश्मनी थी जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि वो अपनी पहचान और अपना फर्ज न भूले। दूसरी तरफ उसका मासूम दिल था जो उसे उस प्यार से दूर नहीं जाने दे रहा था। एना इस न पिघलने वाली बर्फ जैसी उलझन को दिल में लिए गहरी नींद में सो गई। न जाने कितनी देर बाद बाहर किसी गाड़ी की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने जल्दी से चिट्ठियां वापस वही रख दी, लेकिन तभी अचानक हवा के एक झोंके ने उन चिट्ठियों को नीचे गिरा दिया। इसी बीच वियना की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज तेज होने लगी। शायद उसने एना के कमरे से कुछ आवाज सुन ली थी। वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर गया वो रुक गया। आखिरकार उसने दरवाजा नहीं खोला। वही दरवाजे के पीछे खड़ी एना एक पल को चाहती थी कि वो अंदर आ जाए, लेकिन वो डरी हुई भी थी। ये सिर्फ एक दरवाजे की दूरी नहीं थी, बल्कि ये उन दो लोगों के बीच की दूरी थी जो इस युद्ध के दौर में जी रहे थे। ये दो अलग अलग दुनियाएं थी जो कभी एक नहीं हो सकती थी। अपने कमरे में वापस आकर वियना ने सच में उन गिरी हुई
चिट्ठियों को देखा, उसके दिल में बहुत सी भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे एहसास हुआ कि शायद एना भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अगले दिन जब एना मछली खरीदने गई तो वो पुल पर उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वियना एना के सामने आया, एना पहले तो चौंक गई और फिर घबराकर सिर झुकाते हुए आगे बढ़ने लगी। वियना वही खड़ा रहा। उसे लगा कि एना कुछ तो कहेगी, शायद वो रुककर उससे बात करेगी। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे के करीब आए, यहाँ तक कि वियना ने उसका रास्ता भी रोक लिया, फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। वहाँ एक अजीब सी खामोशी और घबराहट फैल गई। अचानक एना के हाथ से मछलियों की टोकरी गिर गई। वियना ने बिना सोचे तुरंत उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद उनके हाथ किसी जादू की तरह एक दूसरे को छूने से बचते रहे। लेकिन वियना की नजरें लगातार एना पर ही टिकी हुई थी। फिर एक पल के लिए जब उनकी नजरें मिली तो वियना को यकीन हो गया कि एना के दिल में भी उसके लिए प्यार है। एना के वहां से जाने तक वियना ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस दिल में प्यार लिए उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि उस जंग के दौर में किसी भी रिश्ते की शुरुआत का अंत हमेशा बुरा ही होता था। इसलिए उन दोनों ने अपने इस प्यार को दिल में ही छुपा कर रखना सही समझा। लेकिन उसी रात एना को अचानक एक बड़ा राज पता चला। उनके क्रांतिकारी पड़ोसी ने एक गाड़ी के नीचे बम लगा दिया था। ये देखकर वो बहुत डर गई। पहले तो उसने सोचा कि वो तुरंत ऊपर जाकर वियना को इस बारे में बता दे, लेकिन जब वो उसके दरवाजे पर पहुंची तो हिचकिचा गई। एक तरफ अपने देश के दुश्मनों को मारने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ उसके मासूम पहले प्यार का एहसास था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं वो गलत न कर दे। उसने गहरी सांसें लेकर अपनी घबराहट कम करने की कोशिश की, लेकिन आखिर सही फैसला क्या था? इसी गहरी उलझन और बेचैनी में उसने अपनी पूरी रात जाग कर बिता दी। सुबह जब उसने देखा कि दो दुश्मन अफसर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो कल रात का डर फिर से उसके दिल में आ गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, ये प्रार्थना करते हुए कि वो इंसान उस गाड़ी में न बैठे। उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था और उलझनों में फंसा हुआ था। वो दो अलग अलग भावनाओं के बीच फंसी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे कोई एक फैसला लेना होगा। फिर एना बिना कुछ सोचे पियानो की तरफ दौड़ी और उसकी उंगलियां तेजी से बाग की धुन बजाने लगी। पियानो की उस तेज आवाज ने सच में वियना को रोक लिया और उसे मौत के उस कुएं में जाने से बचा लिया। वियना ने हैरान होकर पियानो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत और शरीफ सी मुस्कान थी, लेकिन इस वक्त बाग का वो संगीत वैसा नहीं था जैसा उसने पहले सुना था। वो बहुत तेज था, जैसे भारी बारिश उसके दिल पर गिर रही हो। उसने एना की आंखों में वो हैरानी और डर देखा। एना के होंठ थोड़े से हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर रुक गई। वो एना की बात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जगह जैसे कांप उठी। एना ने राहत की सांस ली। वियना बुरी तरह डर गया, लेकिन उसे तुरंत सब समझ आ गया। जब वो भागकर बाहर गया तो देखा कि उसके दो साथी वहीं मारे गए थे, लेकिन उस धुएं के बीच उसने अपनी जान बचाने वाले को याद रखा। जल्द ही उन पड़ोसियों को इस घटना के लिए दुश्मन सेना ने पकड़ लिया। उनका क्या अंजाम होगा ये सब जानते थे। एना ने भारी मन से उनके छोटे बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन उसे अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद वियना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन पड़ोसियों को बचा ले। लेकिन जब वो भागकर फांसी की जगह पहुंची तो वहां सिर्फ हथियार लिए हुए बेदर्द सिपाही थे। उस भीड़ में वियना ने एना को तुरंत पहचान लिया। उसने एना की उम्मीद भरी और बेचैन आंखों को देखकर उसके दिल की बात और उलझन को समझ लिया। लेकिन वो भी एक मामूली अफसर था। इस कड़वी सच्चाई और बड़े सिस्टम के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक बार फिर दूरियां बना ली। उस रात वियना काफी उदास था। वो हमेशा की तरह लिविंग रूम में नहीं गया, बल्कि चुपचाप अपना सामान लेकर जाने लगा। वो बिना बताए जाना चाहता था, लेकिन तभी एना के दादाजी ने उसे रोक लिया और थोड़ा रुकने को कहा। वह मुड़ा और उन दोनों की तरफ देखकर प्यार से बताने लगा कि वो अब रूस के मोर्चे पर जा रहा है। वो एक ऐसी जंग थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जो बर्फ और आग का नर्क था, लोहे और खून की दुनिया। आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसकी आवाज में थोड़ा सा डर और मजबूती थी। उसने जाते जाते एक आखिरी बात कही, जैसे वो फिर से उस पल में वापस चला गया हो जब वे पहली बार मिले थे। एना उसे चुपचाप देखती रही और उसकी बातें सुनती रही। उसका दिल बहुत दर्द और बेबसी से भरा था। भले ही उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन खामोशी में भी उनके जज्बात उमड़ रहे थे। उसके गालों पर आंसू गिरने लगे। उन चमकते हुए आंसुओं में उसके दिल का सारा दर्द दिख रहा था। आखिरकार जब वियना की आखिरी अलविदा वहां गूंजी तो वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने दिल की बेचैनी को रोक न सकी और लड़खड़ाते कदमों से सीधे उसकी गाड़ी की तरफ भागी। वियना धीरे से गाड़ी से नीचे उतरा और एना के सामने खड़ा हो गया। उसका सारा प्यार अब सिर्फ उसकी आंखों से ही झलक रहा था। उसके दिल की वो ढेरों बातें आखिर में एक सिसकी में बदल गई। ये वो पहली बात थी जो उसने उससे कही थी और यही आखिरी भी थी। वियना एक सच्चा शरीफ इंसान था जिसके हर अंदाज में तहजीब थी, और एना एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी आंखों में प्यार और परवाह छुपी थी। वे दोनों चुपचाप खड़े थे बिना किसी बात के, लेकिन उनका प्यार किसी शांत नदी की तरह बह रहा था। वे एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन इस जंग के सामने उनका प्यार बहुत कमजोर पड़ गया था। एक छोटा सा गले मिलना भी अब नामुमकिन था। उसके दिल में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, लेकिन उसने एना के अलावा किसी और को इसका पता नहीं लगने दिया। वो मुड़ा और गाड़ी में बैठकर उस अंधेरे में चला गया। एना ने पीठ मोड़कर उसे चुपचाप जाते हुए देखा। उसके कानों में उसकी आवाज गूंजती रही तब तक जब तक कि बारिश की आखिरी बूंद भी उस ठंडी रात में गुम नहीं हो गई। एक मासूम लड़की का प्यार और एक शरीफ आदमी की चाहत, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था जिसने इन दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं दिया। देश और कौम की जिम्मेदारी, इंसानियत और अपनी इज्जत की रक्षा और अपने फर्ज के लिए दी गई कुर्बानी,
ये सारी बड़ी बातें किसी ऊंची दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी हो गई, जिन्होंने उनके इस सच्चे प्यार को हमेशा के लिए रोक दिया। उन दोनों को ही प्यार और अपने फर्ज में से किसी एक को चुनना पड़ा। मेरे लिए वियना की उस आखिरी नजर को बयां करना बहुत मुश्किल है। बिछड़ने का वो दर्द, वो गहरा प्यार, वो मजबूत इरादा और दिल को चीर देने वाला वो सब्र। भले ही वो आखिर में रूस की उस ठंडी और जली हुई जमीन पर गिर पड़े, भले ही वो किसी दिन किसी अनजान और अंधेरी जगह पर खत्म हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगी के उस आखिरी पल में भी उस पियानो पर बजने वाली बाग की वो धुन हमेशा गूंजती रहेगी। वो भारी सब्र, वो बिना कहे समझे जाने वाले जज्बात और उस जंग के बीच का वो प्यार आखिर में चुपचाप समंदर में समा जाएगा, क्योंकि वो खामोश समंदर उस गहरे और सच्चे प्यार को अपने हर कोने में छुपा लेगा और हमेशा के लिए गहराइयों में दबा लेगा, बिल्कुल उस खामोश समंदर की तरह। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।